अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। टॉपिक नंबर 3 रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बफ प्रिंसिपल N+L rule, Pauli exclusion principle and Hund's rule. So first is of Boff principle. What is this principle? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कि जब भी हम एटम्स में इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं तो हम पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं एंड देन हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं। मतलब अगर एक एटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम पहले क्या करेंगे, जो एटम में जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे पहले उनमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे एंड देन हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स को, मतलब पहले लोअर वाले और फिर हायर वाले फिल होंगे। अब क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन हमें हेल्प करती है ये बताने में कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है और किसकी हाई होती है। जैसे कि ये हमारे पास ऑर्डर है कि 1s की एनर्जी लोअर है देन 2s, 2s की लोअर है 2p से 3s एंड देन 3p 4s 3d। और जब ये ऑर्डर हमें याद हो जाता है तो हम इजीली बता सकते हैं कि पहले कहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल होगा और उसके बाद नेक्स्ट कहाँ पे होगा। अब हम ये जो ऑर्डर आपके सामने है ये ऑर्डर किस तरह आता है, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, उसका मेथड हम देखते हैं। जैसे कि शेल नंबर 1 है तो शेल नंबर 1 में हमें पता है उसकी शेल नंबर 1 में एल की वैल्यू 0 होती है। इट मीन्स उसमें एक ही सब शेल होता है 1s, जैसे कि देख सकते हैं 1s सब शेल। शेल नंबर 2 में 2 सब शेल्स होते हैं, एल की वैल्यू जो कि 1 होती है तो 2s एंड 2p। शेल नंबर 3 में 3 सब शेल्स, 4 में 4 एंड 5 में जो है वो इसी 4 ही रहते हैं, उसके आगे नहीं होता, 6 देन 7 एंड देन 8। ठीक है, इस तरह हम पहले लिख लेंगे ऑर्बिटल्स को सारे। उसके बाद हमने क्या करनी है, हमने कटिंग करनी है। कटिंग कैसे करनी है, ऐसे जैसे कि पहला ऑर्बिटल है हम इसको कट कर लेंगे ऐसे। फिर हम दूसरा शेल को देखेंगे और दूसरे शेल को भी ऐसे ही एरो से कट कर लेंगे। ठीक है, हमने फिर थर्ड शेल लिखना है। अब अपने कटिंग ऐसे करनी है कि हम लोगों ने जो है वो डायगनली मूव करना है। अब जैसे आपने नोट किया कि जब मैंने फर्स्ट 2 एरोज लगाए उस वक्त मैंने सिर्फ एक एक ऑर्बिटल को कट किया था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 जो एरोज होंगे वो एक एक ऑर्बिटल को कट करेंगे, नेक्स्ट 2 एरोज 2 ऑर्बिटल्स को कट करेंगे, नेक्स्ट 2 3 को, फिर नेक्स्ट 2 4 को। ऐसे हम लोगों ने कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं कैसे, देखें ऐसे कटिंग कर लेंगे हम लोग। अब आप नोट करो कि फर्स्ट जो है उसमें हमने कितने कट किए, हमने एक ऑर्बिटल को कट किया। फिर सेकंड जो नेक्स्ट 2 जो हैं उनमें हम लोगों ने देखें 2 को कट किया, नेक्स्ट 2 में हमने 3 को, नेक्स्ट में हमने 4 को एंड सो ऑन। हमने करना क्या है कि हमने यहाँ पर एक हेड से दूसरे की टेल की तरफ मूव करना है। ये एक टेल है, उसके दूसरे की हेड, दूसरा हेड ये है तो हम यहाँ पर मूव करेंगे। फिर इस हेड के बाद ये टेल है, हम यहाँ पर मूव करेंगे। इस टेल के बाद ये हेड है तो ऐसे मूव करेंगे। इससे हमारे पास इस तरह का एक सीक्वेंस बन जाएगा। अब इस सीक्वेंस का फ़ायदा क्या है, ये सीक्वेंस हमें ये बताता है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर है और किसकी ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस आप नोट करो कि 1s पहले फिल होगा और 1s के बाद नेक्स्ट फिल होगा 2s, देन नेक्स्ट आप कहाँ पर मूव कर रहे हो 2p के बाद 3s के बाद 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s एंड सो ऑन। इस तरह आप ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी बता सकते हो कि कौन से ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा। नेक्स्ट है इन विच ऑर्बिटल ऑफ द एटम द इलेक्ट्रॉन विल बी कन्फिगरेटेड। अब हम लोगों ने ये देखना है कि 11th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जो है देखेंगे अपने एनर्जी लेवल्स को कि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा और फिर 11th इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा। हमें पता है कि एनर्जी का ऑर्डर कुछ यूँ है कि पहले 1s फिल होता है। इट मीन्स फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स
एस में फिल होंगे। उसके बाद 2s फिल होता है, तो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे फिल होंगे? 2s में, क्योंकि s के अंदर हमें पता है हर ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और नेक्स्ट है 2p, और 2p के अंदर हमें पता है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल 3 होते हैं। इसका मतलब p के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 2 2 4 हो चुके हैं। अब हम लोगों ने नेक्स्ट 6 को यहाँ पर फिल करना है। अब 6 2 2 10 हो चुके हैं, लेकिन हमें 11th इलेक्ट्रॉन को अब फिल करना है। अब 11th इलेक्ट्रॉन 2p के बाद नेक्स्ट क्या आता है? अब यहाँ से चेक कर लें, 3s आता है। इसका मतलब है जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा? 3s में जाएगा। तो हम कहेंगे 11th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? 3s पे। नेक्स्ट है प्लेस दीज ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। अच्छा, हम डायरेक्टली यहीं से देख लेंगे कि इन सब में से पहले कौन आ रहा है। पहले जो आएगा वो उसकी एनर्जी कम होगी और वही पहले फिल होगा। आप नोट कर सकते हैं कि पहले 3p आता है, फिर 4s आता है एंड देन 3d आता है। इट मीन्स कि 4s पहले आ रहा है, देन 3d आ रहा है। इट मीन्स कि 4s की लोअर एनर्जी है, देन 3d की है, और 3d के बाद जो है वो 4p आता है, और 4p के बाद 5s आता है। तो इस डायग्राम हमें हेल्प करती है ये बताने में किसकी एनर्जी लो है और किसकी हाई है। नेक्स्ट रूल जो है दैट इज़ n+l रूल। मतलब इस रूल से भी हम ये चेक कर सकते हैं कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी लो है और किसकी हाई है। क्योंकि कभी कभी हम ये देखते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर आपने देखा कि हम पहले 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और फिर हम 3d में फिल करते हैं। अब ऐसा क्यों है कि हम पहले 4s को फिल करते हैं, हालांकि पहले हमें 3 के सबशेल को फिल करना चाहिए। इसको हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस n+l रूल। ये n+l रूल हमें ये बताता है कि जिसकी एनर्जी लो होती है, बेशक वो हाई ऑर्बिटल हो, हम पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। अब इस रूल से हम कैसे याद रख सकते हैं कि किसकी लोअर एनर्जी और किसकी हाई एनर्जी? हम क्या करेंगे, जो भी ऑर्बिटल है उसकी n+l वैल्यू को ऐड करेंगे। जिसकी वैल्यू छोटी आएगी इसका मतलब उसकी एनर्जी कम है, और जिसकी ज़्यादा आएगी उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे कि 4s और 3d को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये 4s आ गया और ये 3d आ गया। हम इनकी n+l वैल्यूज़ देखेंगे। अब देखिए इसमें 4 जो है n वैल्यू है और इसकी l वैल्यू क्या है? s सबशेल है, तो s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। तो हम ऐड करेंगे 4 + 0, आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। अब हम 3d को देखते हैं। अब 3d के लिए शेल नंबर कौन सा है? 3 है, और d के लिए हमें पता है l की वैल्यू क्या होती है? 2। तो जब हम 3 + 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू बड़ी है, तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा और फिर जिसकी वैल्यू छोटी है उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पर जो ऑर्डर है आप इसको एक दफ़ा रीचेक भी कर सकते हैं वेदर जो ऑर्डर है वो अकॉर्डिंग टू n+l रूल लिखा भी है या नहीं। जैसे कि इसकी अगर n+l की वैल्यू ऐड करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 है और s की वैल्यू क्या है? 0 है, तो 1 + 0 1, और यहाँ पर n की वैल्यू 2 है और s की वैल्यू 0 है, तो 2 + 0 2। तो पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा जिसकी वैल्यू कम होगी एंड देन जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। आप यहाँ पर सबको चेक कर सकते हैं कि सब की n+l वैल्यू जो है वो जिसकी छोटी है वो पहले आता है और जिसकी बड़ी है वो बाद में फिल होता है। नेक्स्ट है कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.5। अब हमने इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं उस डायग्राम से भी, और सेकेंडली हम इसको n+l रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब देखें यहाँ पर हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं और हमने ये देखना है कि इनमें से कौन से ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होता है। अब यहाँ पर एक है 5 है और दूसरा है 6p। हम देखेंगे इनकी n+l की वैल्यू, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होगा और उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो 5f के लिए जो n की वैल्यू है वो 5 है, और हमें पता है कि जो f होता है इसके लिए l की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए क्या होती है? 3 होती है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8। अब हम देखते हैं फॉर 6p के लिए n की वैल्यू है 6 और p की वैल्यू क्या है? 1, तो आंसर आ गया 7। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है? 5f की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब 5f की एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। अब हम इसको भी देख लेंगे अकॉर्डिंग टू n+l रूल। 5 प्लस s की वैल्यू 0, तो आंसर आ जाएगा 5। 4d में 4 प्लस d की वैल्यू 2 है, तो आंसर आ जाएगा 6। इसका मतलब किसकी वैल्यू ज़्यादा है? 4d की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। इट मीन्स के इट हैज़ हाई एनर्जी।
Next is Pauli exclusion principle. According to this principle, no two electrons in an atom can have the same values of all four quantum numbers. At least the spin quantum numbers will be different. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन दो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बिल्कुल सेम नहीं हो सकती. उनका शेल सेम हो सकता है, सब शेल सेम हो सकता है, ऑर्बिटॉल सेम हो सकता है, बट उनकी स्पिन क्या होगी? डिफरेंट होगी. एग्जाम्पल हमने ली है कि हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है एटम में ए और दूसरा इलेक्ट्रॉन है बी. अब हो सकता है कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेल नंबर 3 में प्रेजेंट हों, फिर शेल नंबर 3 में वो दोनों पी सब शेल यानी कि L इज इक्वल्स टू 1 में प्रेजेंट हो, और उस सब शेल के अंदर उन दोनों की ओरिएंटेशन -1 हो. और हमें पता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटॉल में होते हैं तो अगर एक की स्पिन +1/2 होगी तो सेकंड की -1/2, मतलब अगर एक की क्लॉकवाइज स्पिन होगी तो सेकंड की एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी. नेक्स्ट है हुंड्स रूल. अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, जब भी हम डीजेनरेट ऑर्बिटॉल्स को फिल करते हैं तो हम ये नहीं करते कि पहले ऑर्बिटॉल में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ डाल दें, बल्कि हम डीजेनरेट ऑर्बिटॉल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे एंड देन हम पेयरिंग करेंगे. इसका मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पी ऑर्बिटॉल में हमें पता है कि पी सब शेल में देयर आर टोटल 3 ऑर्बिटॉल्स px, py एंड pz, और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं इनमें फिल करने के लिए. तो हम ये नहीं करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को विद ऑपोजिट स्पिन क्या कर दें, एक ही ऑर्बिटॉल में डाल दें. नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटॉल में रखेंगे और दूसरे को दूसरे ऑर्बिटॉल में रखेंगे और दोनों की स्पिन सेम रखेंगे. ठीक है, क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटॉल्स है, इसका मतलब है इनकी एनर्जी सेम होती है. तो जब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटॉल्स होते हैं तो पहले हम उनको सेम स्पिन के साथ फिल करते हैं. ठीक है, इसी तरह अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जी में 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, तो पहले हम एक इलेक्ट्रॉन पी एक्स में इस स्पिन के साथ रखेंगे, फिर पी वाई में रखेंगे और फिर पी सी में. हाँ, अगर 4th इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है फिर हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे. जैसे कि 4th इलेक्ट्रॉन है तो फिर हम पी एक्स की पेयरिंग करेंगे, 5th इलेक्ट्रॉन आया तो पी वाई की पेयरिंग करेंगे, और अगर 6th इलेक्ट्रॉन भी है तो पी सी की पेयरिंग करेंगे. तो हुंड्स रूल ने क्या कहा है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटॉल्स अवेलेबल हो और इलेक्ट्रॉन्स कम हो तो आपने एक ऑर्बिटॉल को फुली फिल नहीं करना, पहले उनको जो है एक स्पिन के साथ सब में फिलिंग करनी है. जब सब जो है वो हाफ फिल हो जाएगा फिर आपने स्पिन जो है पेयरिंग स्टार्ट करनी है. ठीक है, हुंड्स रूल जो है इसने हमें इस चीज़ का भी कंसेप्ट दिया था कि इससे हमें ये भी पता लगा कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटॉल्स होते हैं वो भी स्टेबल होते हैं, या वो और फुली फिल्ड ऑर्बिटॉल्स भी स्टेबल होते हैं. क्योंकि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटॉल्स अवेलेबल होते हैं पी एक्स, पी वाई और पी सी, तो हम क्यों इस तरह फिलिंग करते हैं पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को? क्योंकि इस फॉर्म में जो ऑर्बिटॉल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. और हमें ये भी पता लगा कि जब भी कि कोई एटम इस स्टेट में हो, मतलब उनके ऑर्बिटॉल्स हाफ फिल्ड हों, या इस स्टेट में हो कि उनके ऑर्बिटॉल्स फुली जो है फिल्ड हों, तो इन दोनों स्टेट्स में जो है वो एटम बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है. तो इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप आगे पढ़ोगे कि क्यों ये ऐसे ऑर्बिटॉल्स जिनमें फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्यों स्टेबल है. इसकी हमें जो है एविडेंस हमें मिल सकता है क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. हमें क्रोमियम को डिस्कस करते हैं. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है ना. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, और हम 3D में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे. अब नोट करें 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18 एंड 18 + 2 20. 20 फिल हो चुके. अब हमने 4 को फिल करना है. हमें पता है कि D के जो हैं टोटल जो हैं वो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटॉल्स होते हैं. तो हम D के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटॉल्स लिखते हैं. एक dxy होता है, एक dyz होता है, देन dzx होता है, देन dx स्केयर -y स्केयर है, एंड देन dz स्केयर है. ठीक है, अब हमने इनमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है. अब क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमने हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या करना है,
हुंस रूल के अकॉर्डिंग पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में देना है एंड देन हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, तीसरा यहाँ पर और फोर्थ यहाँ पर। अब आप नोट करो कि 4 ऑर्बिटॉल्स जो हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और फिफ्थ वाला ऑर्बिटॉल क्या है, खाली है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल फिफ्थ में भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो लेकिन फिफ्थ में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। अब हम करते क्या है, हमने अकॉर्डिंग टू हुंस रूल हमें पता लगा है कि जो हाफ फिल्ड होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि असल में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता क्या है, एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है फ्रॉम लोअर टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल। जैसे कि यहाँ पर एस से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाता है, एस से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है 3D में। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, 4s में भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, 3DXY में भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इस तरह 3DYZ में भी, और सब जितने भी D के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हुंस रूल जो हमारा कंसेप्ट है वो हमें क्लियर हो जाता है, क्योंकि जो है हमने कहा था कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बहुत स्टेबल होते हैं, इसलिए हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहाँ ले आए हैं ताकि जो डी के ऑर्बिटल्स हैं ये हाफ फिल्ड हो जाएं और ये स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए। आई होप कि आपको हुंस रूल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और बाकी जितने भी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ईजिली कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।